हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एमपी सेट और साथ ही साथ यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूं। अगर मैं बात करूं एमपी सेट, जिसका एग्ज़ाम जून 2023 में होना है, इसी का सिलेबस जो है यूजीसी नेट पर आधारित है और इसका भी एग्ज़ाम जून 2023 में होना है। अगर आप इनकी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपये में आप लोगों को ये प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आप फ़ीस को किस्तों में देना चाहते हैं तो वहाँ पर फ़ीस आपकी 4000 होगी, जो 2000 करके आप लोग इस फ़ीस को सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम जो फ़ीस रहेगी वो फ़ीस रहेगी 1000। सबसे कम अगर हम बात करें इनमें तो आपकी एक किस्त जो है 1000 की भी बनाई जा सकती है। आपको यूनिट के क्रम में सारी पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी और यूनिट के साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट भी करवाए जाएंगे ताकि आप आसानी से क्वेश्चनों को टैकल कर सकें। अंत में आप लोगों से जो है 2004 से लेकर 2000 जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ तक, यानी 2023 तक के सारे प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया जाएगा और व्याख्या के साथ, और हर एक क्लास में आप जो है अटेंड रहेंगे। ठीक है। यदि आप यूजीसी के साथ साथ तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी की, जो सोशल वर्क वहाँ पे अलाइड कर दिया गया है, वो क्लासेस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसकी फ़ीस 5000 है, किस्तों में 2500 रुपये आप करके जमा कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको जो मिनिमम किस्त 1000 की बनेगी, और यदि आप एक साथ जमा करना चाहते हैं तो आप 4000 में भी ये फ़ीस जमा कर सकते हैं। 4000 में भी आप ये फ़ीस जमा कर सकते हैं। ध्यान रहे आप सभी लोगों को कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो एमपी में 80 सीटों पर वैकेंसी आई है, इस फॉर्म को अप्लाई वही कर सकता है जो बच्चा यूजीसी नेट या एमपी सेट क्वालिफाई किया होगा। ठीक है। यदि आप एम्स मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं तो एम्स का एग्ज़ाम 27 और 28 मार्च को रखा गया है, और ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एमपी सेट में जितने मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सोशल वर्क के, जो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, उसको आप अवश्य देखें। और उस पीडीएफ में इंग्लिश बेसिकली इंग्लिश माध्यम को यूज़ किया जाएगा। अगर आप यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे सही तरीके से तो आप यह एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, एम्स मेडिकल सोशल वर्क को। तो इसके लिए मैं आपको इंग्लिश में जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक, साथ ही साथ मैं आपको वहाँ पर भी प्रोवाइड करा रहा हूँ मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू। तो उन प्रश्नों को आप अवश्य देखिए, क्योंकि एम्स मेडिकल सोशल वर्क में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बेसिकली प्रीवियस ईयर से भी कुछ क्वेश्चंस लिए जाएंगे, जैसे चाहे वो उत्तराखंड का मेडिकल सोशल वर्क हो या एमपीपीएससी का मेडिकल सोशल वर्क का पेपर हो या यूजीसी नेट का पेपर हो। तो इन प्रश्नों को देख के जाइए, आपका कवर होगा वहाँ पर 75% क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए, यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं एमपी सेट के लेकर या यूजीसी नेट के लेकर, ठीक है, ध्यान रखें एमपी सेट या यूजीसी, साथ ही साथ अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी या सोशल वर्क की, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैंने पार्ट ए 2020 का जो है प्रश्न सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों पर मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं। आज मैं बात करने वाला हूं 51 प्लस से क्वेश्चन। ठीक है, 51। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न आपके सामने है, ये प्रश्न है 2020 का सोशल वर्क का। अक्टूबर में पेपर हुआ था, 2020 का ये पेपर है। ठीक है, सॉरी नवंबर में हुआ था, ये नवंबर में हुआ था 2020 में। तो मैंने आप लोगों से 1 से 50 पार्ट ए बना चुका हूँ। आज आप लोगों के लिए ही पार्ट 2 लेकर आया हूँ, और हर एक प्रश्न पर मैं आप लोगों से व्याख्या कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और उसके नोट्स भी बनाएं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से और भी फैक्ट प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा
अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न और नवंबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 51। प्रश्न नंबर आपके सामने 51 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक उपागम MG रॉस का नहीं है। एक बार आप लोग मुझे जवाब बताइए। दो ओके 2 नंबर आप बता रहे हैं कि ये जो है नहीं मैच करता है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 का अगर हम बात करें तो 2 सामान्य की बात किया है, सामान्य निर्देशित या सामान्य कन्वेंट उपागम है। अच्छा, इसमें अगर पूछा मुर्रे जी रॉस का नहीं है तो ये है आपका विशिष्ट कन्वेंट उपागम भी इनका है। प्रक्रिया भी इन्हीं का है। बट हाँ, अगर जब हम बात करते हैं सामाजिक योजना निर्माण उपागम का तो ये इनका नहीं है, इसलिए इसका जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ सामुदायिक उपागम के बारे में। और जो सामुदायिक संगठन के उपागम हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में हर बार पूछे जाते हैं, आप लोगों से पेपर में हर बार ये प्रश्न आता है। मैं आप सबसे कहूँगा कि आप इसे ध्यान रखें कि सन 1968 में 1968 में जैक रोथमैन का नाम आता है। और जैक रोथमैन का नाम आता है, ये भी सामुदायिक संगठन के उपागम के बारे में बात किए हैं। और इन्होंने ही जो 1968 का नाम था उसका नाम था अवस्थिति, 1968 में जो उपागम दिया था। और एक नाम रखा था इन्होंने सामुदायिक विकास, और एक नाम रखा था सामुदायिक कार्यवाही, या आप क्रिया कह लीजिए, कार्यवाही को क्रिया भी कही जाती है ना। और ध्यान रखें यही परिवर्तित हो गया 2001 में। जब ये 2001 में परिवर्तित हुआ तो एक नया इसका दृष्टिकोण या एक मॉडल उभर के सामने आया। तो आजकल 2001 से ही प्रश्न बनाए जाते हैं, ना कि 1968 का बनाया जाता है रोथमैन का। 2001 में इन्होंने एक स्थानीय विकास का नाम दिया, और एक इन्होंने सामुदायिक नियोजन का नाम दिया, और एक इन्होंने सामुदायिक क्रिया का नाम दिया। ये थे रोथमैन विद्वान। लेकिन जब हम बात करते हैं रॉस महोदय के बारे में तो रॉस महोदय से भी पेपर में प्रश्न आता है, जैसा कि आपके सामने इस समय दिया गया है। 2020 में प्रश्न आया था, 2020 में समाजकारी में। तो जो ये MG रॉस महोदय हैं, इनका यही 3 उपागम है। इन 3 उपागम को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। इनके यही 3 उपागम है। इन्हीं तीनों उपागम को सिद्दीकी महोदय ने सन 1900 इनके नहीं, रोथमैन के ही उपागम को सन 1997 में सिद्दीकी महोदय ने अपना उपागम दिया। परंतु यहाँ उनका जो नाम था उपागम के, सिद्दीकी जी के, वो अलग अलग थे। जैसे कि पेपर में आप लोगों से वो भी पूछा जाता है। एक है प्रतिवेश, ध्यान रखेंगे, और एक प्रतिवेश विकास का मॉडल बोलते हैं। एक है व्यवस्था परिवर्तन का मॉडल, और एक है संरचनात्मक परिवर्तन का मॉडल। ये 3 ऐसे मॉडल हैं जो HY सिद्दीकी के द्वारा दिए गए हैं। तो याद रखिएगा कि जैक रोथमैन के और मुर्रे जी रॉस के और सिद्दीकी जी के। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये श्योर है कि आप लोगों से ये प्रश्न 2023 में मिलेंगे इन तीनों विद्वानों से। आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों को एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो प्रश्न में आप लोगों से पूछा जाएगा, मैं क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा मैं पढ़ूं कार्यक्रम को लेकर, है ना। तो मैं बता देता हूं, वही कार्यक्रम पढ़ना, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 5 से 7 ही बताऊंगा, वो ही आएंगे आपके पेपर में। एक आप ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना करके आता है जो 1 मई 2016 को। दूसरी अगर हम बात करें, एक आता है प्रधानमंत्री ग्राम, ठीक है, ग्राम सड़क योजना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये लॉन्च तो बेसिकली 2000 में किया गया था, फिर उसके बाद 2013 में आया,
फिर आपका दिसंबर 2019 में आया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अब आपसे जब प्रश्न ये आता है तो ये बेसिकली 2000 वाले को लेकर पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक आप ये ध्यान रखिएगा कि स्वच्छ भारत अभियान तो 2 अक्टूबर 2014 को याद रखिएगा। ये आप इतना ही पढ़िएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना इतने सारी योजनाएं हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पढूं, कौन सी डेट याद करूं। ठीक है, एक है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, और ये जो ब्रॉडबैंड मिशन है, राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन है, जो 17 दिसंबर 2019 को आया है। एक तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये 5। एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत अभियान, और एक आपको बताया है राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन, और एक आपको ध्यान रखना है आयुष्मान भारत योजना, जो 1 अप्रैल 2018 को स्टार्ट की गई थी। इनको आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं अगर हम बात करें प्रधानमंत्री सड़क योजना, आपको पता हो चुकी। प्रधानमंत्री एक आदर्श योजना है। यह आदर्श योजना 11 अक्टूबर 2014, और उसके बाद एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो स्टार्ट की गई थी 9 मई 2015, और एक है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो स्टार्ट की गई थी 4 मई 2017। यही आपको पढ़ के जाना है। जो मैंने 9 आपको बताए हैं, 8-9, यही आपके लिए काफ़ी है। इतना आप ध्यान रख के जाइए। से यहाँ पे वर्ष के साथ साथ डेट और मंथ को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से आपको मैच करने के लिए 8-9 से ही आएंगे। बाकी योजनाएं बहुत चलाई गई हैं, और अब कितनी योजनाएं पढ़ेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। आप ये पढ़ के जाइए और फिर पेपर दे के आइएगा, बताइएगा। इन्हीं योजनाओं से आपको प्रश्न में जरूर देखने को मिलेंगे। सर एक बार और बता दीजिए सर, ये प्रधानमंत्री आवास योजना जो वो इस पे लिखा हुआ है आपने? प्रधानमंत्री आवास योजना मैंने कोई नहीं लिखा है, मैंने प्रधानमंत्री आदर्श योजना। हाँ, प्रधानमंत्री आदर्श योजना जो है वो 11 अक्टूबर 2014 का है। 11 अक्टूबर। जीवन ज्योति योजना? जीवन ज्योति योजना 9 मई 2015 को है। और वय वय योजना सर? वय वंदना योजना 4 मई 2017 को है। 4 मई 2017। हाँ, इतना आप ध्यान रखिए, और ये आप लोगों से प्रश्न में 2023 में ज़रूर दिखेगा। ठीक है, अच्छे सवाल हैं सारे के सारे। चलिए आगे बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है। 52 कहता है कि प्रेक्षण का अर्थ निम्नलिखित के साथ चीज़ों को देखता है। प्रेक्षण, तो बताइए जरा यहाँ पे, क्या पक्षपात के साथ चलता है प्रेक्षण? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं चलता है ये प्रेक्षण के। प्रेक्षण कभी पक्षपात होता ही नहीं सोशल वर्क में, ये बात तो आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करें। प्रेक्षण का अर्थ जब आपसे बात करें तो आप यहाँ पे पक्षपात को हमेशा नेगेटिव शब्दों में देखें कि ये नेगेटिव शब्द है और ये बेसिकली भूमिका नहीं निभाता है इसके साथ। तो ये क्लियर हुआ? एक बार बताएं जरा मुझे। हाँ, अगर जब हम बात करें अनेक प्रयोजन के साथ देखता है, बिल्कुल ये बात सत्य होनी चाहिए आपको कि जो प्रेक्षण का अर्थ होता है वो होता है देखना। उसका मतलब क्या होता है? देखना। इसका मतलब क्या होता है? निगरानी। इसका मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो अनेक प्रयोजन के साथ ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये जो प्रेक्षण लिखा हुआ है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में, वो अनेक प्रयोजन के साथ देखता है, इसलिए आपका ये स्टेटमेंट सत्य जाएगा। बिना किसी प्रयोजन के साथ तो प्रेक्षण होता ही नहीं है। आप सिंपल सी बात है, लॉजिक भी लगा सकते हैं यहाँ पे। कभी भी आप इन चीज़ों को ध्यान रखें, कभी ये कोई प्रयोजन के बिना काम ही नहीं होता। कुछ ना कुछ आपका उद्देश्य होता है, कुछ प्लानिंग होती है, तभी किया जाता है। मैं आपको बताऊं, सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन एक किताब आई C.A. मोजर की, और उस दौरान ये सारी जिक्र किया गया था प्रेक्षण के मीनिंग के बारे में। और वो नाम याद रख सकते हैं, C.A. मोजर। सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन
किताब है उस किताब में ये बात आई है, इसलिए सी भी गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण चर्चा के लिए होता है प्रेक्षण। भाई मैंने आपको कहा कि प्रेक्षण होता है देखने से, निगरानी से, ऑब्जर्व से, ना कि डिस्कशन से। क्या आप डी को सही कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं सही होगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें संरचनाओं की समझ स्थापित करने के लिए होता है, बिल्कुल अवलोकन आर्टिफिशियल घटनाओं और व्यवहारों से ना होकर स्वाभाविक रूप से अथवा स्वतः विकसित होने वाली घटनाओं से होता है। इसलिए संरचनाओं की समझ को स्थापित करने में परीक्षण एक अहम भूमिका निभाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि ई का भी आप लोग चुनाव करें। तो जिस ऑप्शन में ए और केवल बी, ए तो गलत हो गया था ना, हाँ, केवल बी और ई जिस ऑप्शन में मिलेगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जरा एक बार ऑप्शन को देखिए आप सभी लोग, क्या बी ई सेकेंड ऑप्शन में है? जब सेकेंड ऑप्शन में है तो इसलिए आपका ये करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा। प्रश्नों को जब आप किसी भी प्रश्न को इसके अर्थों के साथ समझ के, जी सर जो बुक का नाम बोले थे एक बार फिर से बोल दीजिए। लिखिए आप लोग वहाँ पे, उस किताब का भी नाम लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये किताब आपको ध्यान रखना है, किसका किताब है? C.A. मोजर का किताब है। C.A. मोजर का ये किताब है। और ये किताब अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि कब आया है तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हालांकि वर्ष में तो नहीं अभी तक पूछा गया है कि ये कब इसको इस्टेब्लिश की गई थी, कब नहीं किया गया था, परंतु अगर आप लोगों से पूछेगा तो ये फर्स्ट एडिशन के साथ ही आपको बताऊं 2017 में आई है। 2017 में आई है, 2017 में आई है। तो भाई अभी हाल ही की बात है, 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है, तो हो सकता है कि यही पेपर में आपको 2023 में भी मिल जाए इसी क्वेश्चन का नाम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए आगे बढ़ें। आप देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में, आपको अच्छे से मालूम है। अगर मैं नारीवादी समाज कार्य की बात करूं तो क्या आप लीना डेमिनेल्ली का नाम लगाना उचित समझेंगे? बिल्कुल, आपको ये भूमिका, यह जो है एक फेमिनिस्ट है, सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके इन्होंने किताब दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट किताब है। मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देना चाहता हूँ, सोशल वर्क थ्योरी एंड प्रैक्टिस करके। और ये जो नारीवादी समाज कार्य है, ये नारीवादी समाज कार्य सन 1989 में लीना डेमिनेल्ली का भूमिका थी। तो कभी कभी नारीवादी समाज कार्य के सामने वर्ष लिखे हुए आ जाते हैं, तो उन प्रश्नों को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक प्रश्न के पीछे 2-3 फैक्ट होते हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कार्य केंद्रित समाज कार्य पद्धति की अगर मैं बात करूं तो ये आपको पता होना चाहिए। पीटर मार्श का नाम यहाँ पर आएगा, क्योंकि आपके सामने मैं बताऊँ ये एक कार्य पद्धति के रूप में लिया गया है इसको। और ये बात मार्क्स देओल और मार्क्स पीटर, 2 लोगों का नाम आता है इसमें, जो कार्य केंद्रित समाज कार्य को एक पद्धति के रूप में लिया था, एक सिस्टम के रूप में लिया था। और ये बात सन 1992 का है, सन 1992 का है। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैम स्क्रीन पर भी लिख रहा हूँ मैं, देखिए आप, 1992 है ना। मार्क्स, अच्छा नाम कह रहे हो आप कि वर्ष? नाम पीटर मार्क्स देओल। और कल्याण अधिकार पद्धति की बात करूं अगर मैं, तो नील बेटमैन का नाम आता है। नील बेटमैन ने कल्याण अधिकार पद्धति में, ध्यान रखेंगे सही जवाब जो जाएगा ये नील बेटमैन का जाएगा, और इन्होंने ही 2006 में कल्याण अधिकार पद्धति के बारे में जिक्र किया था। बाकी तो संकट हस्तक्षेप तो आपको अच्छे से पता भी होगा कि लीडिया रिपोर्टर का नाम आता है। और लीडिया रिपोर्टर ने जो
क्राइसिस इंटरवेंशन होता है उसके सिस्टम में इन्होंने सन 1975 में अपनी भूमिका निभाया था। तो ये भी वर्ष भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने सभी के सामने उसके वर्ष लिख दिए हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पहले का 4 मैच कर दीजिए और दूसरे का 1 मैच कर दीजिए, जहाँ पर मिल जाएगा वही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बी यानी 2। ठीक है, अच्छे सवाल हैं सारे के सारे, और ये प्रश्न 1-2 बार रिपीटेड नहीं है, कई बार रिपीटेड है सोशल वर्क में, है ना। इसलिए आप सभी लोग प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देख के करें। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन कौन अधिकारों की अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। बड़ा अच्छा सवाल है 54 का। तो अगर हम बात करें अधिकारों की अवधारणा है, अब अगर राइट्स के बारे में आपको पता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, यदि नहीं पता है तो प्रश्नों को केवल बेस बना के उसके ऑप्शनों को आप स्पष्टीकरण करें। प्रश्न है अधिकारों का अवधारणा। अब आप समझिए जरा एक बार, क्या नैतिक और सामाजिक रूप से सही अथवा न्याय संगत उचित व्यवहार को हम अधिकारों की अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट सत्य हो जाता है। दूसरी बात करते हैं कि न्यायोचित दावों का औचित्य की बात करना, यानी हाँ, जब न्यायोचित अवधारणाओं की या दावों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बात अधिकारों की अवधारणा को स्पष्ट करता है। और जब बात होती है विधिक अथवा नैतिक रूप से अध्यर्थ वस्तु, अच्छा अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जब टफ शब्द मिल जाता है तो आप ऐसा करना है कि आप लोगों को इंग्लिश देखना है ना। यहाँ पे ध्यान सही है वैसे सर, विधिक और नैतिक जो शब्द है ना सर, ये होता है उसमें कानून और नैतिकता की बातें होती है उसमें। बिल्कुल तो बिल्कुल, सही है, ABC होगा सर। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी है, सही आप बता रहे हैं। जब मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करूँ अध्यर्थ का मतलब क्या बना सकते हैं आप एक बार ज़रा मुझे बताएं, यहाँ पर क्या नाम इसका बन सकता है? अध्यर्थ मतलब अध्ययन करने वाला। नहीं, यहाँ पे बेसिकली अध्यर्थ वस्तु का मतलब ये हुआ कि जो उसके नैतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में होगा, जो उसके नैतिक हितों के परिप्रेक्ष्य में होगा, अधिकारों की अवधारणाओं की बात करेगा और वो विधिक रूप भी होगी, तो वहाँ पर वो प्रक्रिया, जाहिर सी बात है, जब अधिकारों की अवधारणा में न्याय संगत हो सकता है, न्यायोचित हो सकता है, तो विधिक प्रक्रिया पीछे नहीं रहती है, वैधानिक जैसी प्रक्रियाएं भी वहाँ पर आगे होती हैं। ये अधिकारों की अवधारणा में एक कॉमन सेंस का प्रयोग करके आप सी वाले को भी सत्य कर सकते हैं। बात करते हैं जब निर्धारित समुच्चों के बारे में, जिसको हम लोग समुच्चय मतलब एक जॉइंट, एक ग्रुप के रूप में कहते हैं, उसका अनुपालन करने के लिए लोगों को बाध्य करता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऑप्शन केवल ABC होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में जा रहा है। तो प्रश्न के केवल प्रश्न जो लिखे हुए हैं उनके मीनिंग को जानने का प्रयास करें, एज अ पॉजिटिव शब्दों में, निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव शब्दों में। पूछा स्पष्ट करना है तो पॉजिटिव में ही करना होगा, जाहिर सी बात है ना। तो हमें पॉजिटिव शब्दों को ही ध्यान रखना है, इससे आपके प्रश्न जो है सही होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2019 और 2020, 2021 और 2022 के ये पेपरों को हर एक ऑप्शन के साथ अगर आपको समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूं कि 2023 में आपको एग्ज़ाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। केवल इन प्रश्नों के साथ साथ उन ऑप्शनों को समझ लीजिए, बस उतना ही काफ़ी है आप सबके लिए, है ना। बात करते हैं 1 वर्ष से कम आयु के बालकों की अगर मृत्यु को क्या संज्ञा देंगे आप? बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में बहुत। ओके, आप लोगों का बाल मृत्यु दर आप बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसका जो शिशु मृत्यु दर है, पहले एक एक की चीज़ों को समझिए, एक एक चीज़ों को समझिए। ऑप्शन बेसिकली आयोग ने 1 वर्ष से कम आयु के बालकों की मृत्यु की जो संज्ञा दी है, आयोग ने उसे बोला है शिशु मृत्यु दर। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अब आप समझिए जो शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, ये बेसिकली इसमें साफ शब्दों में लिख दिया कि 1 वर्ष से कम वाला बाल, इससे अगर ज्वाइनिंग का मैसेज आया। ओके, जब हम बात करते हैं बड़े होने पर बच्चों की, तो जो रिप्रेजेंट करता है आपको वो 1 वर्ष प्लस की बात करेगा, 1 वर्ष प्लस की बात करेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि कम की बात थी तो इसलिए आपने यहाँ पे शिशु मृत्यु दर को लगाया। बाल मृत्यु दर क्या होता है मैं बताता हूँ।
उन बच्चों की संख्या होगी जो प्रत्येक वर्ष 5 साल की आयु तक पहुंचने से पहले ही एक्सपायर कर जाते हैं। यहाँ तो 1 वर्ष था, मैं यहाँ पे 5 वर्ष बोलता तब इससे आप लोग जवाब देते, लेकिन क्वेश्चन में 1 वर्ष है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। फिर है प्रसव पश्चात मृत्यु दर, ये तो आपको शब्दों से ही पता चल रहा है। गर्भावस्था, प्रसव के दौरान व प्रसव पश्चात, है ना, प्रसव के बाद भी डिलीवरी के दौरान या उसके बाद। हाँ, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक बाउंडेशन है। जैसे आप इसमें देखा कि 45 ईयर है, इसमें आपने देखा 1 वर्ष से कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ भी देखिए ये इंडिकेट कर रहा है आप लोगों से 42 डेज, है ना, 42 दिन के भीतर अगर मान लीजिए गर्भावस्था के कारणों से होने वाले, ठीक है, 15 से 49 वर्ष होगी महिला की, ध्यान रखेंगे यहाँ पर 15 से 49 रहेगी महिला की, तो इसमें अगर महिला की भी मृत्यु होती है तो मातृ मृत्यु दर को रिप्रेजेंट कराया जाएगा। वैसे में मातृ मृत्यु दर को ही प्रसव पश्चात मृत्यु दर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यही प्रक्रिया यहाँ पर देखने को मिलती है ज़्यादातर में, ठीक है। तो परंतु यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 42 डेज और महिला के परिप्रेक्ष्य में 15 to 49 डेज ईयर्स, ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे तो इस प्रश्न को भी सही तरीके से आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं केवल 2 बातों से। और फिर आता है नवजात शिशु मृत्यु दर, और नवजात शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मृत्यु। अब देखिए 1 वर्ष, क्योंकि यहाँ पर भी कहा है 1 वर्ष से कम आयु के, तो नवजात शिशु क्या होगा, 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु, इन सभी को 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो दर है उसके रूप में जब व्यक्त किया जाता है तब वो नवजात होता है। इसमें और शिशु मृत्यु दर में अंतर क्या है, अंतर केवल इतना सा है कि ये कहता है कि 1 वर्ष से कम आयु बालकों की मृत्यु की संख्या, लेकिन जो नवजात शिशु मृत्यु दर बोलता है ये आपसे बोलता है कि 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर दर की रेट, वहाँ पर ये नवजात शिशु मृत्यु दर को रिप्रेजेंट करता है। तो जीवित बच्चों को भी ये प्रस्तुत करेगा, तो ये क्वेश्चन आपको बोलेगा, खुद बोलेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहा है आपसे 1 वर्ष, ये बोल रहा है 5 वर्ष, ये बोल रहा 42 डेज, और महिला के परिप्रेक्ष्य में 15 to 49, और ऐसे ही ये भी बोलेगा 1 वर्ष के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर दर, तो वो नवजात शिशु मृत्यु दर होगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 आयोग ने भी माना है और आप लोगों को भी यही मानना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, रहन सहन के स्तर में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है। शिक्षा का स्तर, मकान, रोजगार की परिस्थिति, आत्मसम्मान। सर 3 रोजगार की परिस्थिति। क्यों आत्मसम्मान आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए? सर मैस्लो के अनुसार आत्मसम्मान। जी, प्रश्न को भी ध्यान रखें आप सभी लोग, सम्मिलित नहीं किया, सम्मिलित नहीं किया गया। हाँ, सही कह रहे हैं। सर आत्मसम्मान हो सकती है। बिल्कुल क्योंकि सर शिक्षा भी होती है, बिल्कुल मकान भी होता है। इसको बिल्कुल मैस्लो पिरामिड के अनुसार 3 और 2 के मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में बेसिकली आप थोड़ा सा अगर जिक्र किया जाए तो प्रश्न कहा है कि रहन सहन के स्तर में, है ना, रहन सहन के स्तर में, तो निम्नलिखित में से किससे सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो रहन सहन के स्तर में मकान को शामिल है, रोजगार भी शामिल है, शिक्षा का स्तर भी शामिल है, आत्मसम्मान को शामिल नहीं किया गया है। आयोग ने भी इसको डी ही माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये डी ही जाएगा करेक्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है कि दिए गए कथन 2 हैं, एक को अभिकथन और दूसरे तरफ तर्क दिया गया है। अभिकथन आपसे कहता है जी, थोड़ा साइज बड़ा कर दीजिए, साइज। ओके, आप थोड़ा सा अपना फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा और रोटेट करके उसका भी आप स्क्रीन बड़ी कर सकते हैं, आप फ़ोन को भी अपने। प्रश्न हमारे सामने है, कह रहा है आपसे कि शिक्षा के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप
सहभागिता आती है। क्या ये बात सही है आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से? सही बात है सर, सही बात है सर। ओके। और अगर मैं आपसे बात करूं कि अनभिज्ञता के कारण किसी भी क्रियाकलाप में सहभागिता में कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है? जी सर, ये सत्य है। सर सही है। सर। तो आप जरा मुझे बताइए, क्या ये व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? हो रही है सर, हो हाँ रही सर है। कर रहा है। आपने बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इतने दिनों से आप सभी लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर भी व्याख्या वाला बात नहीं समझ पा रहे हैं। मैंने कहा कि शिक्षा का परिणाम स्वरूप सहभागिता आती है। क्या इस सहभागिता के बारे में, आने के बारे में क्या ये बता रहा है? ये तो कह रहा अनभिज्ञता, ये तो दूसरी बात हो गई। ये बता रहा है, ये हाँ। कुछ अब व्याख्या नहीं है। बिल्कुल, ये तो कह रहा है कि अनभिज्ञता के कारण क्रियाकलाप में सहभागिता में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैं थोड़ी ना ये बात कारण के माध्यम से बता रहा हूँ कि ऑप्शन ए जा रहा है, यहाँ मैं कह रहा हूँ नहीं आती है, यहाँ मैं कह रहा हूँ आती है। तो दोनों बात अलग अलग है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा। देखिए, ऐसे प्रश्न लगभग सभी बच्चे करते हैं एग्ज़ाम में, और अगर आपको बता दूं कि अच्छे नंबर गेन यही प्रश्न करवाते हैं। सभी यूजीसी का पेपर दे रहे हैं, काफ़ी समय से दे रहे हैं। नंबर आपको बढ़ाने में ये प्रश्न मदद करते हैं, और यही प्रश्न आपको जो है अपने अपने तर्क पर करना पड़ता है, अपने स्वतः स्वयं के रूप में करना पड़ता है, और जो अच्छे से कर जाता है उसका निकल जाता है। तो आप समझ के करिए, जल्दबाजी ना करें, प्रश्न के पैटर्न को समझने का प्रयास करें, है ना। देखिए, प्रश्न हमारे सामने है कि समाजकारी का IFSW बहुत ही अच्छा शब्द है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। परिभाषा निहित है, या आप ये कह लीजिए कि इसमें बताई गई है ना। सर एक और नीचे वाला भी बता दीजिए सर, 3 ही दिख रहा है। ओके ओके, समानता है सर उससे, तो वैसे, देखिए। पर आप थोड़ा सा बता दीजिए ऑप्शन। ओके ओके ओके, मैं आपको बताता हूँ। IFSW, इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये नाम तो आप लोगों ने सुना ही है, इंटरनेशनल जी इंटरनेशनल फेडरेशन सोशल वर्क। सोशल वर्क, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये बेसिकली जो एक इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क है, ये ग्लोबल बॉडीज़ है ये, और एज अ प्रोफेशनल है। समानता, स्वतंत्रता हाँ। और खुशहाली को बढ़ाना, सब तीनों लक्ष्य इसके। हाँ, इसके अगर हम बात करें सन 1956 में, 9 अगस्त 1956 में इसकी एक कमेटी के रूप में इसको स्थापित किया गया था, है ना। इसकी कमेटी के रूप में स्थापित किया गया, तो इसके अंतर्गत समाहित किया गया है क्या क्या चीज़ें, मैं आपको बताना चाहूँगा। समानता, आज़ादी, स्वतंत्रता, सर आजादी भी होगी इसमें? बिल्कुल स्वतंत्रता है आपकी, आज़ादी भी है बिल्कुल, और खुशहाली ये शब्द लिखा हुआ है ना। चारों देंगे। बिल्कुल, आपने जो जवाब दिया है मुझे, ये चारों के चारों करेक्ट जवाब हैं, इसमें निहित हैं। आपको बता दूं, ये ज़रूरी है, ये मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करती है ये, है ना, ग्लोबलाइजेशन से रिलेट करती है जी। आजादी और स्वतंत्रता तो एक ही होता होगा ना? हाँ, देखो यहाँ पे, यहाँ कुछ अलग अलग मीनिंग है इसका। हाँ, बट इसी की वजह से इस प्रश्न को ड्रॉप भी किया गया है ना। इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया है ना। इस प्रश्न को ड्रॉप किया गया है, जो आज़ादी स्वतंत्रता आप देख रहे हैं ऐसे शब्दों को, है ना। बात वही है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप लोगों को यहाँ पे अगर जब जवाब मिले, तो अगर मिलता है पेपर में भी, ठीक है, तो आप इन्हीं को, आज़ादी और स्वतंत्रता मीनिंग एक ही है, ठीक है, और वहाँ पे 3 या 4 कोई अलग ऑप्शन दे सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न को ड्रॉप भी किया गया है, सबको कॉमन अंक मिला था। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सारे सही जाएंगे, तो फिर भी ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए और ऑप्शन नंबर 4 देख लीजिए, दोनों भी एक समान ही है ना। ये तो, हाँ, ये तो आयोग ने ऐसी गलती की है ना, जो कि सबको यहाँ पे कॉमन नंबर दिया है, तो इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। स्वास्थ्य रोग स्पेक्ट्रम के निर्धारण चरम बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 59 है। ये भी आपका क्वेश्चन ड्रॉप है। बेसिकली स्वास्थ्य रोग स्पेक्ट्रम जो है, इसमें स्वास्थ्य रोग अलग है, स्पेक्ट्रम अलग है, और ये ASD है ना, ASD है ये। उसके जो निर्धारक चरम बिंदु हैं, बेसिकली
कुशल स्वास्थ्य चरम बिंदु, कुशल स्वास्थ्य मृत्यु बीमारी अवसाद। अगर स्पेक्ट्रम को मैं हटा दूं, है ना, स्वास्थ्य रोग निर्धारक चरम बिंदु क्या हो सकता है? कुशल स्वास्थ्य तो होगा नहीं, फिर ये कट जाएगा, मृत्यु भी कट जाएगा। अब ये बीमारी भी हो सकती है और अवसाद भी हो सकता है स्वास्थ्य रोग के लिए, है ना। और अगर मैं यहाँ पे रोग को हटा दूं तो स्वास्थ्य के निर्धारक चरम बिंदु कुशल स्वास्थ्य। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें, मतलब ये प्रश्न ड्रॉप गया है। रीज़न ये था कि इस प्रश्न में दो बातें छुपी हुई हैं, है ना। इस प्रश्न में दो बातें छुपी हुई हैं, इसलिए इस प्रश्न को क्या कर दिया गया था? ड्रॉप कर दिया गया था। सबको कॉमन नंबर दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है सामाजिक दूरी की मापनी, और आपको बोगार्ट्स की है। वर्ष के साथ अगर आप पढ़ते हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो मैंने आप लोगों से कई बार बात कर चुका हूँ इन सब के बारे में, आपको पता हो जाना चाहिए अब तो, है ना। एक दो बार नहीं, इसके कई बार नाम आते हैं, हर बार इसको बोलता हूँ। और जब बात हम करते हैं सफ़ेद पोश जुर्म की, सदरलैंड का नाम, वर्ष भी बता दीजिए। 1940। प्रभावी जाति की बात करें, एम.एन. श्रीनिवासन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आ चुका है, आप लोगों से पूछा जा चुका है ना। तो ये भी आप ध्यान रखें, 1962। लघु कम्युनिटी, जिसको लिटिल कम्युनिटी के नाम से जानते हैं, 1955। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ मैं आप लोगों से पूछूंगा 4 विशेषताएं बता दीजिए जो इस किताब में बताई गई है। सर आत्म निर्धारण, विशेषता, लघुता और एक और था समानता। समाजती बोला भी जाता है और एक रूपता भी बोला जाता है, दोनों। बहुत बढ़िया, ये पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसको आप ध्यान रखें। जरा एक बार मैच करिए ऑप्शन, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। आपका ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर पहला मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। और आपको मैं बता दूं, ये 2020 का ऐसा प्रश्न रहा है जो सबसे ज़्यादा आज तक में 2004 से लेकर 2023 तक में सबसे ज़्यादा ड्रॉप क्वेश्चन इसी वर्ष पूछे गए थे। ये भी प्रश्न क्लियर हुआ होगा फिर इस टाइम पे तो। बहुत बच्चों का क्लियर हुआ था इसमें बहुत बच्चों का क्लियर हुआ था। जिस आधार पे मैं आप लोगों को करवाया था उस समय, वो बेस उसी का आधार पे ये प्रश्न भी बनाए गए थे, है ना। तो यहाँ पे भी कॉमन नंबर मिला था सभी को, लेकिन आप प्रश्न को करिए जरा एक बार। समाजकारी समूह कार्य का सिद्धांत नहीं है। देखिए, योजनाबद्ध सिद्धांत है, समूह के नेताओं को निर्णय के साथ एकजुटता का भी सिद्धांत है, संसाधन का उपयोग होना चाहिए सिद्धांत है, निष्पादन आधारित मूल्यांकन भी होना चाहिए है। तो इसमें तो सब हैं, तो पूछा है नहीं, तो बताइए कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल था, है ना। और ये सभी थे यहाँ पे, और इसको कहा था कि नहीं, और नहीं से कोई था ही नहीं। तो आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा सवाल आ गया, एचबी ट्रैकर का था ये, है ना। रॉबिसन का नाम तो आपको पता ही होगा। रॉबिसन्स का नाम जो आता है, कम्युनिटी रॉबिसन्स सोशल स्किल में नाम आता है, सोशल स्किल में। और मुख्य रूप से स्किल इन्होंने 3 बताए थे जो बेसिकली संचार के नाम से जाने गए, कम्युनिकेशन के नाम से जाने गए रॉबिसन के अकॉर्डिंग। और ये रॉबिसन एक ऐसे विद्वान हैं, ध्यान रखेंगे, ये कम्युनिकेशन में, किसमें, कम्युनिकेशन में रॉबिसन ने सोशल स्किल दिया है, सोशल स्किल दिया है। और उन तीनों के नाम अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं। एक नियंत्रण है, एक अभिप्रेरणा है, एक भावनात्मक अभिव्यक्ति की सूचना है। ए और बी और प्लस सी, ये आपका ऑप्शन सही है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो चौथा कहता है कि सदस्यों पर शांत रहने के लिए और उसको लक्ष्य की अवहेलना करने के लिए दबाव देना, और ये नेगेटिव शब्द, इसलिए इसको काट दीजिए। तो जिस ऑप्शन में ए बी सी मिलेगा वह ऑप्शन सही चला जाएगा, जैसा कि ऑप्शन नंबर 4 बता रहा है आपको, है ना। तो देखिए प्रश्न बड़े ही सरल हैं, केवल आपको प्रश्नों के पैटर्न को समझना है बस, और कुछ नहीं। प्रश्न को समझिए और इसको अच्छे से आप जवाब देने का प्रयास करें। सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में बात हो गई, और कह रहा है कि निम्नलिखित में से किनने निवारण और नियंत्रण का प्रयास किया था।
आपको बता दूं तो यहाँ सही जवाब जो जाएगा सामाजिक प्रतिरक्षा के परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पे निवारण हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है, प्रयास किया जा रहा है। क्या बताइए, किशोर कर्तव्यच्युत और अपराध के अंतर्गत सामाजिक प्रतिरक्षा के बारे में बात हुई है या नहीं हुई है? तो बात हुई है उसके निवारण के परिप्रेक्ष्य में इस एक्ट में, है ना। बेसिकली ये एक्ट नहीं, एक प्रकार से उसने मीनिंग को समझाने का प्रयास किया, अपने विचारों को प्रकट किया। क्या इसमें हम बात कर सकते हैं इस तरीके का निवारण और सामाजिक प्रतिरक्षा की? बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं, है ना। और अनैतिक दुर्व्यापार का दमन करने की प्रक्रियाएं भी कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिरक्षा को बढ़ावा, निवारण और नियंत्रण के प्रयास की तरफ से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये भी आपका सही जाएगा। नशाखोरी निवारण और नियंत्रण की बात करें तो ये भी सही जा रहा है। वृद्ध व्यक्तियों की सुरक्षा की बात करें तो ये भी जा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ पर सभी के सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, A + B + C + D। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, बताएं। डी ऑप्शन है या 4 है ना? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि अधिनियम को सही क्रमानुसार आपको लगाना है। तो आपको पता होना चाहिए कर्मचारी प्रतिकर एक्ट जो है 1923 का है ना। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 है, 48। कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्णन एक्ट की अगर हम बात करें तो 1952 का है। और प्रसूति सुविधा अधिनियम की अगर हम लोग बात करें तो 1961 का है। हाँ, तो अब आपको सही क्रमानुसार लगाना है। अगर आपको क्रम पता है तो आप आसानी से लगा सकते हैं, है कि नहीं? हाँ, 1 2 3 4 ही है। जो ABCD लगा रहा है वो ऑप्शन नंबर 4 में है ना। तो ये एक्ट अगर पता रहेगा तभी देखो कर पाओगे। मैं आप लोगों को कई बार बताऊँ, पेपर जैसे बैठोगे ना तो आप उस समय हो जाएंगे कंफ्यूज इस क्वेश्चन को लेकर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको ध्यान में रखें। भाई, कर्मचारी प्रतिकार अधिनियम 1923 का है, राज्य बीमा अधिनियम 1948 का है, भविष्य निधि अधिनियम 1952 का है। जैसे आपने प्रसूति अधिनियम को 1961 के रूप में याद कर रखा है, वैसे ऊपर के भी 3 को याद कर लीजिए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी 1948 है, बहुत बच्चों को याद होगा। मैं जहाँ तक उम्मीद लगा रहा हूँ कि पहला और C वाला याद बहुत कम लोगों का होगा, परंतु इन्हीं दोनों को थोड़ा सा और फोकस कर दीजिए, आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे बात करते हैं। प्रतिकार क्या होता है वैसे इंग्लिश में? प्रतिकार एक प्रकार के जो है आपको किसी चीज, हाँ, कंपनसेशन एक्ट के नाम से आप कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है ना। हिंदी में ना थोड़े वर्ड्स बड़े अटपटे होते हैं ना, वो कितना प्रतिकार लेबर लॉ से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए आप इंग्लिश देखो, कभी कंफ्यूज नहीं हो। बिल्कुल, ये भी सही बात है। प्रतिकार कभी भी कार्य को ना देखो, जो कार्य होते हैं उनको कार्य आदि को रोकने के लिए किया जाने वाला एक प्रयत्न होता है ना, एक प्रयत्न करना। तो कर्मचारी प्रतिकार एक्ट है, तो कार्य आदि को रोकने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न, उपाय एक प्रकार से कह लीजिए, सबसे बढ़िया है एक प्रकार से उपाय। हाँ क्षतिपूर्ति के लिए इसमें हाँ, वर्कर को कंपनसेशन मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब देखिए इन महान भाव ने इस चूज ऑप्शन को ऑप्शन नंबर 2 लगाया है। अब आप देख सकते हैं कि इस अगर एक्ट जिनको याद नहीं है तो सरल प्रश्न भी आपको गलत हो जाते हैं, है ना। और जो कि इसका ऑप्शन नंबर 4 गया है ना। तो यही चीज़ है ना, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि याद है कि नहीं याद है। चलिए, सामाजिक कार्यकर्ता को निम्नलिखित में से किन तकनीकों में पारंगत होना चाहिए यहाँ पे होगा, है ना, होना चाहिए। एक को छोड़ के सबको जैसे सर परामर्श। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अगर हम बात करें तो विवेचनाएं क्या आप छोड़ देंगे? विवेचनाएं भी तो होनी चाहिए, परामर्श भी होना चाहिए, पुनर्बलन भी होना चाहिए, आश्वासन भी। तो टेक्निक है ना, आप देखो टेक्निक नहीं पता, सभी होगा। बिल्कुल। तो विवेचना क्या होगी? जी, विवेचना क्या होगी? किसी चीज की आप व्याख्या कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रूप में, अच्छा है, विवेचना कर रहे हैं, है ना। तो विवेचना शब्द जो है किसी चीज को एक प्रकार से अगर हम बात करें रोकने जैसी प्रक्रिया पे, हाँ, व्याख्या जैसे कर रहा है। विवेचना किसी चीज को डिस्क्रिप्टिव के रूप में ला रहा है ना। या आप किसी विषय के सभी पक्षों को तौल कर उसके तथ्य और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार कर रहे हैं आप,
वही तो विवेचना है। विवेचना की शुद्ध परिभाषा किसी विषय के सभी पक्षों को तौलकर और तथ्य वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए विचार करने की जो प्रक्रिया होती है उसे विवेचना कहते हैं। और विवेचना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक टेक्निक होती है। हम वास्तविकता की बात करते हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा कि विवेचना सही, परामर्श सही, पुनर्बलन सही, आश्वासन तो पुनर्बलन तो आपको परिचित है ही है, हालांकि परामर्श से भी है। अब आज विवेचना से भी आप लोग हो गए हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिए, अगेन आपका ABCD गया है 4 की तरफ, इसलिए 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए 66 देख लीजिए आप लोग। दिए गए कथन हैं आपके सामने और अभिकथन A है, कारण तर्क जो है R है। जानबूझकर स्थापित संबंध जो होता है वह समस्याओं के समाधान के लिए बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। क्या ये बात सही है? नहीं होते सर, नहीं होते हैं। जानबूझकर स्थापित किए गए संबंध जो होते हैं समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सही है। बिल्कुल, कहाँ से गलत है? अब मैं अगर कोई जानबूझकर कोई चीज़ जानबूझ के आप करेंगे तो समस्याओं के समाधान के लिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मतलब आप वो तो सोच हाँ समझ के संबंध से बिल्कुल, किया आप कैसे यहाँ पर कह सकते हैं ये गलत हो सकता है? हो ही नहीं सकता गलत। आप अभी भी प्रश्नों से सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं आप सभी लोग, और अच्छे से करने का प्रयास करें। प्रश्न कह रहा है कि जानबूझकर स्थापित किया गया जो संबंध है वो कहीं ना कहीं समस्याओं के समाधान के लिए ही महत्वपूर्ण है ना। अब मैं ये बात थोड़ी ना कर रहा हूँ कि जानबूझ करके अगले बंदे को परेशान करना, प्रश्न थोड़ी कर रहा हूँ मैं आपसे। बात है समस्याओं के समाधान के लेकर, समस्याएं बढ़ाने की अगर मैं बात करता तो भी सही था। जानबूझ करके किसी चीज़ की समस्या को बढ़ा रहे हो तो भी करेक्ट है, और जानबूझ कर किसी चीज़ों को संबंधों को बढ़ा रहे हो और वहाँ पे समस्या का समाधान कर रहे हो तो भी ठीक है। प्रश्न का पैटर्न के आधार पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद यही सोचा कि जानबूझ कर किसी को अगर परेशान किया जाए तो वो असत्य ही होता है ना। बट यहाँ पे ये स्टेटमेंट सत्य रहेगा। बोलते हैं ना, लाइक सोशल वर्कर्स को मतलब अगर कोई बात से पर्सनल संबंध नहीं रखने चाहिए, अगर समस्या होगी तभी तो वो संबंध बनाएंगे ना। अभी लाइक जिनसे संबंध है उन्हीं की, वो तो पर्सनल कैटेगरी में आ जाएंगे ना। तो मैं उस पॉइंट ऑफ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संबंध स्थापित करना संपर्क बनाने के लिए एक आवश्यक भाग है और इसी के फलस्वरूप समस्याओं का निराकरण भी होता है। बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि रीजंस भी आपके सामने आ गया। बिल्कुल करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही चला जाएगा, ऑप्शन नंबर A, है ना। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर। गैलेंड जोन, अब इनके बारे में मैं आपसे क्या बताऊं, आपको तो मालूम हो गया होगा, याद आ गया होगा। सामाजिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, सामूहिक विकास की, वो चीज़ें याद आ गई होंगी आप लोगों को, है कि नहीं। मैंने एक बार आप लोगों को बताया भी है कि जो है कोलोडाइन और गरलैंड और जोन्स का नाम जब आता है तो सन 1976 में आता है। मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा रखा है और इसकी मैंने PDF आपको दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी उस स्क्रीन शॉट मैंने कहा कि ले लेना आप लोग, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा। ये 1976 में आया था। सबसे पहले इन्होंने मान्यता पूर्व की बात किया था, फिर जो है इन्होंने अधिकार और नियंत्रण की बात किया था। अच्छा ये क्रम लगाना है ना आपको, प्रक्रम को सुनिश्चित करो, हाँ क्रम लगाना है। तो मैं अगर क्रम लगाऊं तो क्या आप यहाँ पर मान्यता पूर्व की बात ऑप्शन नंबर पहला ए रखो। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अधिकार और नियंत्रण कहाँ पे है, शक्ति और नियंत्रण यानी D रखो। फिर उसके बाद आप देखो घनिष्ठता कहाँ पर है, C को रखो। हाँ फिर उसके बाद आप अलगाव कहाँ पे रखा हुआ है, विभेद या पृथक्करण, आप उसको रखो। पृथक्करण कहाँ पे आ जाएगा, E। और हाँ फिर उसके बाद पृथक्करण मतलब विभाजन होगा ना, अलगाव मतलब क्या होता है, विभेद होता है। पहले अलगाव आएगा फिर विभाजन आएगा, है ना। पहले B लिख लो यहाँ पे, B के बाद E करो, B के बाद E करो। अब सही आया, ABCDE बोलिए। हाँ तो ABDCBE जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन लगा देना। B में है सब B में है। हाँ तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन पे साथ ही साथ आपको मैंने बताया है नॉर्दर्न करलैंड का जो 2001 में आया था। फिर उसके बाद ट्रेकर जो 1972 में आए थे, कैलिंग भी 1972 में आए थे,
और टकमैन 1963 में आए थे, और बेल्स एक विद्वान हैं जो 1950 में आए थे। इन सभी विद्वानों के बारे में ध्यान रखेंगे। इनसे एक प्रश्न आप लोगों को आसानी से 2 नंबर मिल जाएंगे, परंतु आप इसको ध्यान में रखेंगे तब, है ना। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कालक्रम के अनुसार, चलिए मैंने आपको शुरुआत जब मैंने क्लास किया था तो मैंने आप लोगों से इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में इम्पोर्टेंट के रूप में लिखवाया था। क्या आप बता सकते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? सन 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जब हम लोग बात करते हैं तो अटल बिहारी जी के समय में आई। ओके। जब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की हम लोग बात करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? 2014। जी 2014। बिल्कुल, 11 अक्टूबर 2014। हाँ। जब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की बात करते हैं तो 9 मई 2015। 14 ही होगी सर। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 9 मई, हाँ 9 मई 2015। अच्छा, ये 22 रखिएगा, इसको 22 दिसंबर करिएगा, 22 दिसंबर 2000 को। और प्रधानमंत्री जी कौन सी वाले को 22 दिसंबर रखना है सर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वाले को। और ये जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है, अभी अभी मैंने आपको बताया है 4 मई 2017। अब क्रम लगाना है 2014, फिर 15, फिर 17। देखो क्रम दिया हुआ है। ABCD चारों। ABCD चारों, ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 69 की बात कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। प्रश्न को ड्रॉप किया गया है, इस प्रश्न को भी ड्रॉप किया गया है। मतलब अब बताता रहा हूँ कि 2020 का प्रश्न जो थे ड्रॉप किए गए थे, उस समय काफ़ी बच्चों ने क्रैक किए हैं। युवक दिवस बेसिकली 2 आता है। अब बच्चे राष्ट्रीय लगाएं कि अंतर्राष्ट्रीय लगाएं? राष्ट्रीय की जब बात होती है तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी आता है, और जब अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं तो 12 अगस्त आता है। हालांकि सबसे पहले 1999 में इसे मनाया गया था युवा का सर्वांगीण विकास करने के लिए 12 अगस्त को। महिला दिवस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप चलो एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय होता, परंतु सोशल वर्क में कहता है भैया कि हम ज़्यादा पूछेंगे आपको 8 मार्च वाला, तो ठीक है भाई 8 मार्च रखो। शिक्षक दिवस भी आता है अक्टूबर में भी, दिसंबर में, सितंबर में भी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई कि ज़्यादातर 5 सितंबर वाला ही पूछा जाता है। एड्स दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 दिसंबर का आता है। तो प्रश्न अब आजकल ऐसे नहीं आएंगे। अब यूजीसी का थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, अब लोग थोड़े से जागरूक हो गए एक प्रकार से, ये कह लीजिए कि अब प्रश्न जो है स्पष्ट करके आता है। ठीक है, तो ये प्रश्न ड्रॉप्ड है, बट इन सब के बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ये दिवस भी इम्पोर्टेंट है हम सब के लिए, है ना। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे। और हाँ, अटेंड जरूर करिएगा। बाय द वे, अगर आपको लग जाए कि ये प्रश्न गलत आ गया है और पता चले कि आप अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिएगा। गलत जो भी हो उसमें जो आपके कॉमन सेंस से लगे प्रश्न, भले जानते हैं कि आप गलत है, लेकिन आप लगा दीजिएगा कोई ना कोई ऑप्शन, अटेंड जरूर कर लीजिएगा उसे, है ना। कभी कभी आयोग का मोड़ की बात है भाई, परिवर्तन हो जाता है कि हम जो उन्हीं बच्चों को नंबर देंगे जो बच्चे उस क्वेश्चन को अटेंड किए होंगे। हाँ सर, वैसे ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए अटेंड जरूर करेंगे कोई भी कोई ऑप्शन को, भले आपको लगे कि ये प्रश्न गलत है, छोड़िएगा मत। एक प्रश्न और कर लीजिए, इसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, शाम को फिर इसको कवर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे 5 दिसंबर 2021 का भी प्रश्न पत्रों को शाम को। तो 2019 ना मिड जो आपने कल लिया था ना आफ्टरनून वाला, नहीं कल क्लास नहीं थी, आपने परसों आफ्टरनून में जो लिया था ना, वो वाला प्लीज रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। वो नहीं अभी मैंने भेज दिया है, अभी अभी भेजा है, देखो, है ना। तो यहाँ जो प्रश्न मैं आपसे बता रहा हूँ 2019, 2020, 2021, 2022 बहुत अच्छे से करके जाइएगा इन 4 वर्ष के पेपर को। इतने अच्छे से करिएगा कि पूछो मत, कि हर एक चीज़ पता हो हर फैक्ट के बारे में, तब आप आसानी से एग्ज़ाम को जो है वहाँ पे जाके प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। जरा एक बार लास्ट सवाल बताइए, स्नोबॉल सैंपलिंग जो है शोधकर्ता की किस में सहायता करता है? किस में सहायता करता है? मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो विपथगामी और अदृश्य जनसंख्या है, क्या स्नोबॉल में आता है? नहीं पता? अदृश्य
आपको पता नहीं चल रहा था, अदृश्य जो जनसंख्याएं बन रही थी, ये जो एक पैटर्न लागू हो रहा था, विपथगामी प्रकट। ये आवाज जा रही मेरी? हेलो? तो यहां पर आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट आपका टॉप कर दे रहा। बताइए जरा, विपथगामी और अदृश्य जनसंख्या, क्या ये स्नोबॉल सैंपलिंग के एक शोधकर्ता की किसमें सहायता करता है? क्या ये बात इसके परिप्रेक्ष्य में सत्य है? सत्य है सर, यानी बिल्कुल, अदृश्य। हाँ सत्य है। और फिर कहता है कि गुणात्मक अध्ययन और आगमनात्मक का सैद्धांतिकरण होता है। बिल्कुल सत्य सर। बिल्कुल सत्य है ये। सही है सर। और सहज प्रतिचयन ढांचा ना होने की समस्या को दूर करता है ये। जो सहज प्रतिचयन ढांचा है, भी हो सकता है। सहज ढांचा जो न है वो ना होने की समस्या को दूर करता है, ताकि ना समस्या आए। बिल्कुल सत्य है। सही है सर, ये भी बोला। हाँ, और प्रत्येक व्यक्ति को चयनित होने का अवसर देता है। अब स्नोबॉल तो भाई नॉन रैंडम में आता है, तो हर एक व्यक्ति को चुने जाने की संभावनाएं बराबर बराबर रैंडम में होती हैं, प्रोबेबिलिटी में होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी में तो होती नहीं है। इसलिए डी गलत है, इसलिए डी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड आएगा ए बी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज जी एक बार ये स्नोबॉल सैम्पलिंग को थोड़ा सरल शब्दों में समझा दीजिए। सरल शब्दों में मैम, स्नोबॉल सैंपलिंग इतना केवल आप ध्यान रखें कि ये जो जनसंख्याएं होती हैं स्नोबॉल सैंपलिंग में, उन जनसंख्याओं का निर्धारण नहीं होता फैक्ट कि भाई हमें इतनी जनसंख्या लेनी, जनसंख्याएं और आ सकती हैं, जनसंख्याएं जो हैं और बढ़ सकती हैं। हमने बताया था आप लोगों से कि एक सैंपल ऐसा है जो गुप्त के नाम से जाना जाता है, स्नोबॉल सैंपलिंग। तो ये आपका जो सही जवाब जाएगा यहाँ पे मैम, स्नोबॉल का, यही आपका करेक्ट होगा। बहुत इजी है, इसमें क्या बताना आपको। दूसरी चीज़ ये कि एक ज़्यादातर गुणात्मक एक्टिविटी पे लागू होता है ये स्नोबॉल, है ना। और ये तीसरी बात ये है कि नॉन प्रोबेबिलिटी का ये पार्ट होता है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी का पार्ट होता है ये स्नोबॉल। ठीक है, इसी के कभी कभी व्यापक नमूनाकरण के नाम से भी हम लोग जानते हैं स्नोबॉल को। और सिंपल भाषा में आप ये कह लीजिए कि प्रतिदर्श यानी इकाई उस मामले में सांख्यिकीय अध्ययन के लिए नहीं माना जा सकता जहां स्नोबॉल में प्राकृतिक ऐसी कोई चीज़ें हो जो निर्धारित की गई हो, उस पर काम नहीं करता। ये गुणात्मक अनुसंधान के रूप में यूज होता है। ये आबादी के साथ उसका पता लगाना बड़ा कठिन काम हो जाता है, आबादी के साथ उसका पता लगाने के लिए। हर एक व्यक्ति यहाँ पे एक दूसरे से जो है अपरिचित रहता है, ये वाला पर्सन जो है इसके लिए अपरिचित है ना। तो पूरी जो परिभाषा है ना, इन ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 में। गुणात्मक पे है, व्यापक है, ठीक है, और ये सहज प्रतिक्रिया ढांचा ना होने की, क्योंकि मैंने बताया ना आपका ना होने की वजह से, क्योंकि ये इसका पता लगाना बड़ा कठिन है, इसलिए इसका सहज प्रक्रिया ढांचा ना होने के लिए समस्या को दूर करने का प्रयास करता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए बी सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका। ए बी सी, डी गलत है, डी गलत है। डी क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को चयनित होने का अवसर, और प्रत्येक व्यक्ति को चयनित होने का अवसर स्नोबॉल में नहीं होता है, वो आपका किस में होता है? प्रोबेबिलिटी में होता है ना। स्तरीकृत में हो जाएगा, सरल में हो जाएगा, क्लस्टर में हो जाएगा, है कि नहीं, सिस्टमैटिक में हो जाता है, उसमें होता है ये प्रत्येक व्यक्ति को चयनित करने के लिए। जहाँ सभी को बराबर बराबर चुने जाने की संभावनाएं होती हैं, वो प्रोबेबिलिटी ही तो बताता है ना सर। जी जी सर। जी। सर वो उस दिन के 50 क्वेश्चन आपने कल करवाए